गाइस तो कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी बोल रहा होता है, ये दुनिया बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसी है। पर यहाँ पर एक चीज है जो कि असलियत में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। यहाँ पर वो एनिमल्स भी हैं जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते। एक मिस्टीरियस वर्ल्ड जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। इस दुनिया में एक हैंचमैन नाम का डीमन लॉर्ड रहता है जो कि पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। इस दुनिया में सबका बस एक ही गोल है, डीमन किंग को डिफीट करना। इसी गोल के साथ वॉरियर्स और उनकी टीम पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही है। पर उनके बीच एक बहुत ही अजीब सा वॉरियर है जिसका बहुत ही अलग काम है, और वो काम है मॉन्स्टर्स को समन करना उनकी ड्राइंग बनाकर। हालांकि ये चीज दिखने में बहुत ही अजीब लगती है पर है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। ये है एक ऐसे शख्स की कहानी जो मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनाकर किसी भी फाइट को जीत सकता है। एक्चुअली ये एक वेबटून है जिस पर मेरा भाई काम कर रहा है। क्या घटिया स्टोरी है, इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कोई कैसे इतनी बचकानी और कंफ्यूजिंग स्टोरी बना सकता है। ऐसी बकवास स्टोरी पे काम करके क्या फायदा, जबकि हमें पता है ये एक ट्रैश है। एनीवेज, देखते हैं ये स्टोरी किस किस को पसंद आई। क्या इस पर तो केवल एक ही कमेंट है। इवन एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा भी इससे अच्छी और एंटरटेनिंग स्टोरी बना देगा। पता नहीं मेरे भाई के दिमाग में ऐसी बकवास स्टोरी आई कहाँ से। एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी रूम में उसका भाई आ जाता है। उसका भाई उससे पूछता है, सिन जिनहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एमसी अपने भाई युंग को देखकर घबरा जाता है। युंग उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई? तुमने उसे पढ़ा है ना, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें वो बेकार लगी? एमसी सोच रहा होता है, अब मैं इसे बताऊं कि ना बताऊं। उसका भाई उससे बोलता है, तुम बताते हो या मैं तुम्हारे सीक्रेट्स मॉम को बता दूं? जिनहू उससे बोलता है, क्या तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? हाँ हाँ, ये एक ट्रैश है। क्या तुम्हें अब सेटिस्फैक्शन मिली? मुझे तो ये लगता है तुम्हें ये सब करने से अच्छा कोई जॉब कर लेनी चाहिए थी। युंग उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है और बोलता है, तुम सही बोल रहे हो मेरे भाई, मैं अब समझ चुका हूँ मुझे क्या करना है। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एमसी उससे बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम? पर युंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। जिन्हो सोचता है, क्या मेरी बात का इसको इतना बुरा लग गया? मैंने तो ये सब उसके भले के लिए ही बोला था। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसकी ड्राइंग बेकार है, पर उसकी स्टोरी एकदम बकवास है। क्या मुसीबत है, मुझे नहीं पता था वो मेरी बात का इतना बुरा मान जाएगा। खैर, हमेशा की तरह मुझे पता है वो कुछ देर में वापस आ जाएगा। वो अपने गेट की तरफ देखकर ये बात बोल रहा होता है। तभी सीन आगे शिफ्ट होता है और हमारा एमसी बोल रहा होता है, 1 महीना हो गया मेरे भाई को गए हुए, पर वो वापस नहीं आया। उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाने लगते हैं। जिन्हू अपने भाई की फोटोज सब में बांट रहा होता है, पर उसके ये सब करने का कोई फायदा नहीं होता। कुछ साल बीत जाने के बाद एमसी सोचता है, मैं एक लकी आदमी हूँ जिसको 23 साल की उम्र में ही गेम डेवलपिंग कंपनी में जॉब मिल गई। हालांकि ये बात अलग है कि अभी मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ही हूँ। मेरा रोल इस कंपनी में कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना है, और अब तो शायद मैं इस चीज में और भी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका हूँ। मैं हमेशा अपनी ड्राइंग को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट रहता हूँ। स्पेशली लोगों के कंपैरिजन में मुझे मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करना ज्यादा पसंद है। बातों बातों में ही वो एक स्केच बनाकर रेडी कर देता है। उसका बनाया हुआ स्केच एकदम प्रोफेशनल लग रहा होता है। वो सोचता है, चलो अब नेक्स्ट क्रिएचर बनाते हैं। पर उतनी देर में वो अपने पीछे बैठी हुई 2 लड़कियों की बातों को सुनता है। वो लड़कियां एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं कि उतनी देर में उनमें से एक लड़की बोलती है कि तुमने जिन्हू की ड्राइंग देखी है? वो केवल मॉन्स्टर्स ही बनाता है, मुझे तो वो बहुत ही क्रीपी लगते हैं। और वो ये भी बोलती है कि मैंने तो सुना है उसके भाई ने सुसाइड कर ली, और मैंने तो ये भी सुना था जिन्हो ही वो रीजन है जिसकी वजह से उसका भाई मर गया। जिन्हो ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो ये सोचता है, मेरी वजह से? क्या मैं ही अपने भाई के डेथ का रीजन हूँ? तभी उसके ऑफिस की एक एम्प्लॉय उसके पास आकर बोलती है, एक्सक्यूज मी जिन्हो, क्या आज तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? बहुत टाइम हो चुका है जब से हम दोनों ने साथ में लंच नहीं किया। मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, तो अगर तुम मेरे साथ लंच करोगे तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। इस लड़की का नाम ली सेहा होता है। ये जिन्हो की टीममेट है और उसके साथ बैठकर ही काम करती है। जिन्हो उसे देखता है और सोचता है, सेहा ने कंपनी जब ज्वाइन की थी जब वो मुझसे भी ज्यादा यंग थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। ये एक पार्ट टाइमर है, फिर भी अपने काम को बखूबी निभाती है। और सेहा उन चुगली करने वाली लड़कियों जैसी भी नहीं है, बल्कि वो तो उन लोगों से बात भी नहीं करती। सेहा एमसी से बोलती है, तुम सोच क्या रहे हो, चलो साथ में लंच करने चलते हैं। जिन्हो उसे मुस्कुराते हुए थैंक्स बोलता है। उतनी ही देर में उन सबकी सुपरवाइजर वहां पर आ जाती है और वो आते ही बोलती है,
मेरी टीम अभी तक बातें ही कर रही है क्या? तुम लोग कोई बच्चे नहीं हो जो इस तरह से अपना टाइम बर्बाद करो। खैर ये सब बातें छोड़ो, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग करनी है, तो लंच तुम लोग बाद में कर लेना। तुम सभी लोगों को एक नया प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इसे बिल्कुल भी इजी मत समझना। सभी लोग सोच रहे होते हैं ऐसी क्या बात है इस प्रोजेक्ट में जो सुपरवाइजर ने हमें इतनी अर्जेंटली बुला लिया। तभी वो लड़की उन्हें उनके प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगती है। वो प्रोजेक्ट एक नए गेम के बारे में होता है। उतनी ही देर में अचानक से एक अर्थक्वेक वहां पर आ जाता है और पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है जोर जोर से। और वो कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक नहीं होता, वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक अर्थक्वेक होता है। सभी चीजें इधर उधर बिखरने लग जाती हैं और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। सेहा का पैर फिसलता है और वो नीचे जैसे ही गिरने वाली होती है, हमारा एमसी उसको बचा लेता है। वो उससे पूछता है, सेहा क्या तुम ठीक हो? सेहा उसे रिप्लाई करते हुए बोलती है, थैंक यू जिनहू। तभी उन्हें एक जोर के धमाके की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं उस बिल्डिंग की छत टूटने लगती है। उनमें से एक लड़का बोलता है, ये बिल्डिंग टूटने वाली है, हम सबके सब यहीं मारे जाएंगे। सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। जिन्हू बोलता है, हमारे पास निकलने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। और उतनी ही देर में कोई उसका पैर पकड़ लेता है और ये कोई और नहीं, वही लड़की होती है जो जिन्हू की बुराई कर रही होती है। वो उससे बोलती है, जिन्हो प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, मैं हिल भी नहीं सकती, प्लीज मुझे बचा लो जिन्हो। एमसी उससे बोलता है, प्लीज तुम घबराओ मत, हम सभी के सभी यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। वो सोच रहा होता है ये सब अभी क्यों होना था। उतनी देर में वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और गिर जाती है। एमसी सोचता है आखिरकार यही मेरा अंत है। तभी सीन दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और एमसी अपनी आंखें खोलकर देखता है और वो शॉक हो जाता है ये सब देखकर और बोलता है, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? वो सब के सब सही सलामत होते हैं। वो बोलता है, ये सब कैसे हो गया और हम यहाँ कैसे आ गए? वो सेहा को देखता है और सोचता है सेहा भी यहाँ पर है। उसे ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, पर वो एक चीज नोटिस करता है, वहां पर सिर्फ वही लोग होते हैं जो कि मीटिंग कॉन्फ्रेंस में थे। उसकी टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर और उसके सारे के सारे दोस्त, सभी के सभी उस जगह पर टेलीपोर्ट हो चुके थे। एमसी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है टेलीपोर्टेशन कैसे पॉसिबल है, ये तो सब फिक्शन बातें हैं ना। फिर वो सोचता है सबसे पहले मुझे इन सबको उठा देना चाहिए। वो सबसे पहले सेहा को उठाने के लिए जाता है और उससे बोलता है, सेहा तुम जिंदा भी हो, जल्दी उठो। सेहा अपनी आंख खोलती है और एमसी से पूछती है, क्या हुआ जिन्हू, हम यहाँ पर कैसे आ गए? हमारी कंपनी में तो एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था ना। एमसी बोलता है, मेरी आंखें भी बस अभी अभी खुली हैं और मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। सेहा उससे बोलती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस बात का रिप्लाई करते हुए एमसी बोलता है, सबसे पहले हमें इन सबको उठाना होगा। वो दोनों मिलकर सभी को उठाने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की की आंखें खुलती हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो ये सोच रही होती है, लगता है मैं मर चुकी हूँ। असिस्टेंट मैनेजर भी यही सोच रहा होता है, क्या हम सच में मर गए? और वो लड़की अभी भी जोर जोर से रोए ही जा रही होती है। सेहा उससे बोलती है, मिंजू प्लीज शांत हो जाओ। हमारा एमसी भी उससे बोलता है, मिंजू तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, ऐसे रोने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर उससे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम क्या इडियट हो, तुम हमें ऐसी सिचुएशन में शांत रहने को कह रहे हो? एमसी भी उससे चिल्लाते हुए बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, हम यहीं पर ऐसे ही बैठे रहें? अगर हमें सिचुएशन का पता नहीं चलेगा तो हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, जिन्हू सही कह रहा है, हम लोगों को शांत हो जाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि हम इस वक्त हैं कहाँ पर। वो उससे पूछती है, जिन्हू तुम सबसे पहले उठे थे ना, तो तुम हमें बताओ, तुमने उठते ही सबसे पहले क्या देखा? तभी वो लड़की मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, ये तुम्हारे पॉकेट में अजीब सी चीज क्या है? उसे पता लगता है ये तो एक बच्चों का ड्राइंग पेपर होता है। वो हमारे एमसी से बोलती है, तुम तो कितने जवान हो चुके हो और ये बच्चों की चीजें कैरी करते हो? पर वो देखती है उन पेपर्स पर कुछ भी नहीं बना होता, वो सब के सब ब्लैंक होते हैं। तभी वो सोचती है मुझे इन पर कुछ ड्रॉ कर लेना चाहिए और एक क्यूट सा बियर बनाने लगती है उस पर। जिन्हू सभी लोगों से बोल रहा होता है, मुझे लगता है हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारी दुनिया से बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रही। तभी उन्हें बहुत जोर जोर से गुर्राने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असिस्टेंट मैनेजर बोलता है, ये आवाज कैसी है, क्या फिर से एक अर्थक्वेक आने वाला है? तभी सेहा बोलती है, वहां पर देखो कौन आ रहा है। तभी हमें देखने को मिलता है एक बड़ा सा मॉन्स्टर्स का झुंड उनकी तरफ चला आ रहा होता है। उन मॉन्स्टर्स के ग्रुप में बहुत सारे गॉब्लिन्स होते हैं। सब लोग उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं।
सेहा बोलती है, ये किस तरह के क्रिएचर हैं? एमसी उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो गोब्लिन्स छोटे साइज के नहीं होते, वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स धीरे धीरे करके उनके पास बढ़ने लगते हैं। असिस्टेंट मैनेजर घबराते हुए बोलता है, यहाँ पर कोई नहीं है जो हमें बचा सके। यहाँ के सारे सिटीजन्स कहाँ पर गए? मिंजू बोलती है, कहीं हम नर्क में तो नहीं आ गए? टीम लीडर उसकी ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। सेहा भी जिन्हो से बोलती है, जिन्हो, क्या ये नर्क है? हमारा एमसी बोलता है, सेहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हम नर्क में आ चुके हैं। तभी एमसी सोच में पड़ जाता है और ये सोचने लगता है कि इन मॉन्स्टर्स को मैंने पहले कहीं तो देख रखा है। आई स्वेयर मैंने इन्हें कहीं देखा है, पर मुझे ये चीज याद क्यों नहीं आ रही। और दूसरी तरफ गॉब्लिन्स उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वो सभी के सभी घबरा रहे होते हैं। वो सभी बोलते हैं, अगर हम सब मिलकर भी लड़ें तब भी इनमें से किसी एक को भी नहीं हरा सकते। मिंजू घबराते हुए असिस्टेंट मैनेजर का हाथ खींचते हुए बोलती है, मिस्टर मीनहो, आप जाकर यहाँ रहने वाले सिटीजन से हेल्प क्यों नहीं मांगते? कम से कम एक बार उनसे मिलकर तो आओ, क्या पता वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाएं। मीनो उससे घबराते हुए बोलता है, अगर वो सिटीजन्स नहीं इन्हीं की तरह मॉन्स्टर्स हुए तब हम क्या करेंगे? मिंजू उससे चिल्लाते हुए बोलती है, तुम हमेशा हमारे सामने टफ और हार्ड बनने का ट्राई करते हो, पर हो तो तुम असल में एक फट्टू इंसान। असिस्टेंट मैनेजर उससे बोलता है, हे, तुम मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। मिंजू उससे बोलती है, मैं तुमसे बदतमीजी से बात न करूं तो किस तरह से बात करूं? मैंने तो तुमसे बड़ा फट्टू आज तक कहीं नहीं देखा। तब असिस्टेंट मैनेजर घबराते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे उन लोगों से बस जाकर बात ही करनी है ना। मैं बस जाकर उनसे प्यार से बात करूंगा और सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा। तब असिस्टेंट मैनेजर अपने मन में सोचता है, सही तो सोच रहा हूँ मैं पहले भी अपनी दुनिया में एक बार मर चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पर मर गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। और ये जगह शायद नर्क है, और नर्क में थोड़ी ना कोई मर सकता है। ये कमीने मॉन्स्टर्स, ये अपने आप को समझते क्या हैं? हमारी लाइफ में क्या कम प्रॉब्लम थी जो ये भी आ गए? तभी वो आगे बढ़कर मॉन्स्टर्स के पास जाकर उन्हें हेलो करने लगता है। वो सभी मॉन्स्टर्स उसे गुस्से में घूर रहे होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर उन मॉन्स्टर्स से बोलता है, हम सभी लोग अर्थ से आए हैं, क्या तुम कोरियन बोल सकते हो? हमारा एमसी उससे बोलता है, मिस्टर मीनो, एक मिनट रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? पर मीनो उसकी एक बात नहीं सुनता और मॉन्स्टर्स से बोलता है, प्लीज रुक जाओ और यहाँ से चले जाओ वापस। पर मॉन्स्टर्स उसे गुस्से में घूरने लगते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। एमसी उससे चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर मीनो, जल्दी करो, भागो यहाँ से। पर तभी उनमें से एक मॉन्स्टर अपने वेपन से उस पर अटैक करने लगता है। मीनो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। एमसी उससे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर मीनो, जल्दी वहां से भागते क्यों नहीं? पर हम देखते हैं जब वो मॉन्स्टर मीनो पर अटैक करता है तब वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेता है और जमीन पर जाकर गिर जाता है। मीनो बोलता है, मैं तो इनसे कितने प्यार से बात कर रहा था, पता नहीं ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वहां से उठकर भागने लगता है और मॉन्स्टर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। मीनो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हम अभी तक मरे नहीं हैं? मीनो रोते हुए बोलता है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम उतने ले लो, पर मुझे छोड़ दो। सेहा एमसी से बोलती है, ये लोग कौन हैं और हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये हमारे ऊपर इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरी दुनिया से आए हैं? एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, इस टाइप के गोब्लिन को ऑर्क कहते हैं। सेहा घबराते हुए बोलती है, क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कैसे पता कि इनको क्या बोलते हैं और क्या नहीं? तो एमसी उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, मैं ही वो इंसान हूँ जिसने इन्हें बनाया है। तब टीम लीडर हैरान होकर उससे बोलती है, क्या तुमने इन्हें डिजाइन किया है? अगर ऐसा है भी तो ये रियल वर्ल्ड में कैसे आ गए? तब एमसी बोलता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैंने तो इन्हें तब बनाया था जब मैं छोटा बच्चा था। सेहा उससे पूछती है, तो इस हिसाब से अगर हमें इन्हें मारना है तो हमें क्या करना होगा? एमसी उससे बोलता है, इस बात का तो मुझे भी नहीं पता, पर जो बात मुझे पता है वो ये है कि इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। एमसी भागते भागते सोच रहा होता है, हम लोगों को कैसे भी करके अपनी जान बचानी होगी। पर तभी मिंजू का पैर किसी चीज में टकरा जाता है और वो गिर जाती है। एमसी सोचता है, ये भी अभी होना था क्या? वो सभी लोग उससे बोलते हैं, मिंजू, जल्दी उठो और भागो वहां से। पर वो उनके सामने घुटने टेक कर बैठ जाती है
और उन्हें देखने लगती है। वो सभी के सभी ऑर्क्स उसकी तरफ गुस्से में देख रहे होते हैं। ये सब देखकर मिंजू वहीं पर ही बैठकर रोने लगती है। एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना, उठकर जल्दी से वहां से भागो। वहीं दूसरी तरफ मिंजू जोर जोर से रो रही होती है। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं, इस सिचुएशन में हम उसकी मदद नहीं कर सकते, अब बहुत देर हो चुकी है, चलो यहाँ से। पर तभी एमसी की नज़र वहां पड़े पेन और पेपर पर जाती है। एमसी सोचता है, ये चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं। और दूसरी तरफ मिंजू अभी भी जोर जोर से रोए जा रही होती है। सेहा एमसी से बोलती है, जिन्हो चलो यहाँ से भागते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो। पर जिन्हो को तो समझ में आ चुका होता है कि उसे आगे क्या करना है। वो तेजी से मिंजू की तरफ भागता है और यही सोच रहा होता है, अगर मेरी ट्रिक ने काम नहीं किया तो मेरा क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ ऑर्क्स भी मिंजू के पास आ चुके होते हैं। मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। पर एमसी उस पेन और पेपर को देखकर सोचता है, मेरे भाई की कॉमिक के हिसाब से अगर मैं इन कार्ड्स पर किसी भी क्रिएचर को ड्रॉ करूंगा तो वो आकर हमारी मदद कर सकता है। अगर ये कार्ड्स वही हैं तो शायद हम सब बच जाएंगे। एमसी सोच रहा होता है, ये चीज काम तो करेगी ना। जिन्हो उन कार्ड्स को उठाकर जाने लगता है, पर मिंजू उसका हाथ पकड़कर बोलती है, प्लीज मत जाओ और मुझे अपने साथ ले चलो। मेरे पैर बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, मैं खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती, प्लीज मुझे बचा लो। एमसी उससे बोलता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पर उतनी ही देर में वो ऑर्क मिंजू पर अटैक कर देता है। सभी को लग रहा होता है वो दोनों वहीं पर ही मारे जाने वाले हैं। बाकी सब वहां से भाग जाते हैं, पर सेहा अभी भी जिन्हू को बुला रही होती है। जिन्हू भी सोच रहा होता है, शायद हम लोग यहीं मारे जाने वाले हैं अब। पर तभी उसके एक कार्ड में से बहुत ही अजीब सी लाइट निकलती है। वो निकलने वाली लाइट बहुत ही ज्यादा तेज होती है, जो कि मॉन्स्टर्स की आंखों में चुभती है। उस लाइट की रोशनी से सभी लोग अपनी आंख बंद कर लेते हैं। पर हम देखते हैं जो मॉन्स्टर मिंजू पर अटैक कर रहा होता है उस पर खुद कोई अटैक कर देता है। उस अटैक के बाद उसकी तो आंखें ही बाहर आ जाती हैं। सेहा सोच रही होती है, ये कैसे हो गया, इतने बड़े मॉन्स्टर को किसी चीज ने पलक झपकते ही हरा दिया। टीम लीडर और असिस्टेंट मैनेजर भी ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उस मॉन्स्टर को पंच मारने वाला और कोई नहीं, एक छोटा सा टेडी बियर होता है। एमसी सोचता है, सीरियसली यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है। और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर एक पंच में ही ढेर हो जाता है। सभी सोचते हैं यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, जिन्हो तुम ठीक हो ना, यहाँ पर अभी अभी ये क्या हुआ। एमसी उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, यही चीज तो मैं भी समझ नहीं पा रहा। सबके सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उन लोगों को एक छोटे से टेडी बियर ने बचाया है। और इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि वो टेडी बियर मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है और अकेला ही उन सभी मॉन्स्टर्स को टक्कर दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं किसी घर में एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और कुछ एडवेंचरर्स उस गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो लोग उस धमाके को देखते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है, क्या ये एक समनर का काम है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक छोटा सा टेडी बियर उन सभी ऑर्क्स को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और इतना ही नहीं, उनमें से आधों को तो वो ढेर भी कर देता है। वहां खड़े सारे लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सेहा हमारे एमसी से बोलती है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है, पर मुझे लगता है यही असली मौका है यहाँ से भाग निकलने का। तभी टीम लीडर उनसे कहती है, हम लोगों को शायद यहाँ से नहीं भागना चाहिए। सेहा उससे बोलती है, तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है। तभी हमारा एमसी अपने टीम लीडर की बात को समझ जाता है और लोगों को भी समझाने लगता है। वो सभी को बोलता है, ये टेडी बियर 5 स्टार रैंक का है। तो सेहा उससे पूछती है, 5 स्टार रैंक का मतलब क्या होता है। मिंजू हमारे एमसी से बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, कम से कम उस भाषा में तो बोलो जो हम लोगों को समझ में आए। एमसी उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। वो बोलता है, मुझे इतना तो यकीन है कि ये टेडी बियर एक ऑर्क से तो कभी नहीं हारेगा। और ये सब उन लोगों को साफ साफ दिख भी रहा होता है, जिस तरह से वो उन सभी ऑर्क्स को धीरे धीरे करके मार रहा होता है। और एट द एंड उनमें से कोई नहीं बचता, सबके सब मर जाते हैं। उन सभी ऑर्क्स के मरने के बाद वो लोग चैन की सांस ले पाते हैं। वो टेडी बियर भी अपना काम खत्म करने के बाद चैन की सांस लेता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसके रहते इन लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर ये देखकर वो लोग तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो टेडी बियर उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो सब के सब वहां से डर के भागने लगते हैं।
मिस्टर मीनो घबराते हुए बोलता है, हे टेडी बियर, हमारी तरफ मत आओ। हमारा एमसी उनसे बोलता है, तुम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। वो टेडी बियर सोच रहा होता है, ये लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं जबकि मैंने ही इनकी जान बचाई है। एमसी उन सभी लोगों से बोलता है, अरे रुक भी जाओ, तुम लोगों को इतना डरने की जरूरत नहीं है। ये टेडी बियर हमारी साइड है, तुम्हें इससे क्यों डर लग रहा है? क्या तुम सभी ने अभी देखा नहीं कि इसने हमारी जान कैसे बचाई? मिस्टर मीनो घबराते हुए बोलता है, अगर इसने हम में से किसी को मार दिया या फिर अपने मुंह से लेजर लाइट छोड़ दी तो? मिंजू उससे घबराते हुए बोलती है, तुमने देखा नहीं इसने कैसे एक ही हिट में उन बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को गिरा दिया। क्या पता ये हम लोगों को भी अपना दुश्मन समझकर मार दे। तभी एमसी उस टेडी बियर के सर पर हाथ फेर कर बोलता है, हम लोगों को उन मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए थैंक यू। टीम लीडर उससे बोलती है, तुम इतने कॉन्फिडेंस से उससे बात कैसे कर रहे हो जिन्हो? ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम इस जगह को जानते हो। ये सब बातें सुनकर सेहा भी सोच में पड़ जाती है। तभी एमसी बोलता है, जब से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो जो मैंने सोचा था यहाँ पर सब वैसा ही हो रहा है। ये जगह एक वेबटून के अंदर है जिसे मेरे भाई ने क्रिएट किया था। असिस्टेंट मैनेजर उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उससे बोलता है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना? तभी मिंजू उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, अब तुम ही बताओगे हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? तो एमसी उसका रिप्लाई करता है और बोलता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को पहले ही ना बता देता। तभी टीम लीडर मिंजू से बोलती है, एक मिनट उसे छोड़ो तो कम से कम उसे अपनी बात तो बोलने दो। तभी टीम लीडर हमारे एमसी से बोलती है, ये वही वेबटून है ना जिसे तुम्हारे भाई ने बनाया था? तब तो तुम्हें इसके बारे में सारी जानकारी होगी, तो क्या तुम हमें और कुछ बता सकते हो इसके बारे में? तब हमारा एमसी बोलता है, ये वही कार्ड है जिसमें से मैंने इस टेडी बियर को समन किया। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। जो वेबटून मेरे भाई ने बनाई थी उसके अंदर समनर्स होते हैं जो कि इन कार्ड्स पर मॉन्स्टर्स की ड्राइंग बनाते हैं और उन्हें समन कर कर एक दूसरे से फाइट करते हैं। तभी मिंजू बोलती है, अगर इस बारे में मैं ध्यान से सोचूं तो ये टेडी बियर तो मैंने उस कार्ड पर ड्रॉ किया था ना, तो इसका मतलब ये है क्या मैं भी समनर हूँ? तब एमसी उसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो कार्ड और पेन दोनों मेरे थे, बस तुमने तो उन पर ड्राइंग की है ना। तब टीम लीडर हमारे एमसी से बोलती है, क्या हमें हमेशा इस पेन और पेपर पर ही रिलाय करना होगा जब भी कोई मॉन्स्टर दिखेगा तो? तब हमारा एमसी उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स के पास अलग अलग स्किल्स थी। इसका मतलब अगर मेरे पास पेन और कार्ड है तो सबके पास जरूर कोई ना कोई स्पेशल आइटम होगा। तो मीनो कहता है, क्या हमें इस पर सच में भरोसा करना भी चाहिए? तभी सेहा उससे बोलती है, मिस्टर मीनो, अपने पीछे मुड़कर देखो, कोई चीज चमक रही है। तो मीनो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसके पीछे एक तलवार होती है और वो ये बोलता है, ये स्वॉर्ड मेरे पीछे कितने टाइम से है, मुझे पक्का विश्वास है ये पहले वहां पर नहीं थी। खैर, अब जो भी है, अगर और मॉन्स्टर्स दिखाई दिए तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तभी मिंजू उस स्वॉर्ड को निकालने का ट्राई करने लगती है, पर उससे वो निकलती नहीं है। इसीलिए बाकी दोनों लड़कियां और वो टेडी बियर भी उसकी मदद करने लगते हैं, पर तब भी वो सब मिलकर उस स्वॉर्ड को नहीं निकाल पाते। सब लोग हार मानकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं, इसे निकालना तो इम्पॉसिबल है। पर हमारा छोटा सा टेडी बियर अब भी उसे निकालने का ट्राई कर रहा होता है। तभी हम क्या देखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर उसे एक बार में ही बाहर निकाल लेता है और वो बोलता है, जिसको जो चीज मिली है उसे उसका रियल ओनर ही यूज कर सकता है। बाकी सभी लोग भी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि मिस्टर मीनो ने उसे एक बार में ही निकाल दिया। तभी मीनो बोलता है, पता नहीं तुम्हें ये इतनी भारी क्यों लग रही थी, मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट स्वॉर्ड लग रही है। तभी जिन्हो उसे बोलता है, लगता है ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए ही बनी है और तुम्हें इसकी मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप मिल चुकी है। मीनो उससे सरप्राइज्ड होकर पूछता है, ये स्वॉर्ड्समैनशिप क्या होता है? तब एमसी उसे समझाते हुए बताता है, जैसे मैं अपने कार्ड को यूज करके मॉन्स्टर्स को समन कर सकता हूँ, शायद तुम भी अपने स्वॉर्ड को यूज करके किसी न किसी टाइप का तो मैजिक कर ही सकते होगे। ये बात सुनकर मीनो अपनी स्वॉर्ड को देखने लगता है और सोचता है, अब मैं भी मैजिक स्वॉर्ड मैन यूजर हूँ। तभी हमारा एमसी उससे बोलता है, क्यों ना तुम अपनी स्वॉर्ड को यूज करके तुम्हारे पीछे वाले पेड़ को काट के देखो। मीनो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने आज तक कभी अपने हाथ में तलवार को नहीं पकड़ा है। वो घबराते हुए जैसे तैसे करके पेड़ पर अटैक करता है, पर हम क्या देखते हैं, उसका अटैक तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। उसके इस अटैक को देखकर तो छोटा सा टेडी बियर भी शॉक्ड हो जाता है। एमसी उससे बोलता है, मिस्टर मीनो, तुम्हारी पावर तो इंसेन है,
तभी मिंजू उससे बोलती है, मिस्टर मीनो तुमने तो कमाल कर दिया। अब अगर एक से ज्यादा मॉन्स्टर्स भी हम पर अटैक करते हैं तो तुम और जिन्हो भी मिलकर हम लोगों को बचा लोगे। तभी टीम लीडर बोलती है, लगता है हम सभी को कोई ना कोई स्किल मिली है। तभी मिंजू बड़ा इतराते हुए बोलती है, मुझे तो लगता है मुझे प्रिंसेस क्लास मिली होगी। तभी जिन्हो उससे बोलता है, मेरे भाई के वेबटून में ऐसी कोई क्लास नहीं थी। जहां तक मुझे पता है तुम्हें थीफ क्लास मिली होगी। तभी मिंजू शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तभी जिन्हो उससे बोलता है, मिस मिंजू मेरे कार्ड तुम्हारे हाथों में क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी एमसी बोलता है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें थीफ क्लास ही मिला है, क्योंकि तुमने ना चाहते हुए भी मेरी पॉकेट से उन कार्ड्स को चुरा लिया। एमसी की यह बात सुनकर सभी लोग इस बारे में आपस में बात करने लग जाते हैं। तभी मिंजू बोलती है, तुम लोग इसकी बात पर इतना जल्दी विश्वास क्यों कर रहे हो। तभी हमारा एमसी बोलता है, आने वाले फ्यूचर में तुम सभी को तुम्हारी अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी, पर अभी हमारा मेन गोल है एक ऐसे विलेज को फाइंड करना जहां हम थोड़ा आराम कर सकें। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक आदमी को जो बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि ऑर्क्स इतनी जल्दी मारे जाएंगे। लगता है कोई और समनर आ चुका है जो कि जूलियस की तरह ही मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द जाकर डीमन किंग को ये रिपोर्ट देनी होगी। पर तभी हम देखते हैं उसके ईगल को कुछ हो जाता है और वो एक साइड को झुक जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और नीचे गिर पड़ता है।